हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास संविधान के फाउंडेशन बैच को लेकर कंटिन्यू है और प्रीवियस लेक्चर में हमने सरकार के दो महत्वपूर्ण अंगों यानी कि संसद और मंत्रिपरिषद, जिसे हम कार्यपालिका और विधायिका भी कहते हैं, विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था और कार्यपालिका कि वह कानूनों को लागू कराने वाली संस्था होती है। इसी में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सरकार के 3 अंगों में शामिल है, इंक्लूडेड है, वह है जुडिशरी। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम भारतीय जुडिशरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल कि इससे प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना होती है वह बहुत ज्यादा होती है और बहुत सरल भी है। एक बार अगर अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए तो फिर बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए भारतीय न्यायिक व्यवस्था को, तो बहुत ही आसानी से इसके जो प्रश्न आते हैं उनको हल किया जा सकता है और परीक्षा में कट ऑफ तक पहुंचा जा सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय जुडिशरी सिस्टम, जानेंगे इसका विकास कैसे हुआ। विकास के बाद आप जानते हैं कि भारत में एक एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम पाया जाता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें टॉप पर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर लोअर कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ग्राम न्यायालय होते हैं और इसी तरीके से कुछ अन्य कोर्ट्स का भी निर्माण किया जाता है विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई कोर्ट गठित किया जाता है या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाते हैं, आतंकवाद जैसी घटनाओं को जब कोई अंजाम दे देता है तो इन सब चीजों के लिए कुछ ट्रायल कोर्ट अलग से भी बनाए जाते हैं। इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस सुप्रीम कोर्ट पर होगा और हम जानेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का मतलब यह हुआ कि जब हम आजाद हुए तो आजाद होने से पूर्व भी भारत में एक संघीय न्यायालय था। भले ही उसका उद्देश्य कुछ और रहा हो, मेन उद्देश्य उसका औपनिवेशिक सत्ता को मजबूतीकरण करना था, लेकिन फिर भी अध्ययन करना है जुडिशरी सिस्टम का, वह हमारे अंग था। और फिर जानेंगे वर्तमान में हमारे जो जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान को जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जानेंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको महाभियोग की प्रक्रिया से कैसे हटाया जाता है। कोर्ट में यदि जजों की संख्या बढ़ाना हो तो इसके लिए कौन अधिकृत है। उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है और संविधान की व्याख्या का अधिकार क्या है। ऋण जारी करने के संबंध में अधिकार है, 200 से अधिक राज्यों में विवाद हो जाए उसके निस्तारण का अधिकार है, राज्य और सरकार के मध्य विवाद हो जाए उसका अधिकार है, अपने निर्णय को पलट देने का अधिकार है और स्वयं कुछ ऐसे अधिकार है कि वो इस प्रकार से उस अधिकार का प्रयोग करता है जैसे सदन में हमारे कानून बनाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दिया है। फिर न्यायिक सक्रियता, नालसा, ऐसे सारी मुद्दों को इस क्लास में हम शामिल करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हम इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम सामान्य पहलू जानते हैं, उसके बाद हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो व्यवस्था थी न्याय को लेकर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए या इनफ हो जाए, पर्याप्त हो जाए। फिर हमने बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, बार बार रिपीट करना उचित नहीं। हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उच्चतम न्यायालय। इसका एक सामान्य पहलू जानते हैं, सामान्य बात भी बोल सकते हैं। फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं और उत्पत्ति में ही हम प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल और फिर अपने मेन स्ट्रीम पर आ जाएंगे आधुनिक काल।
देखिए, आप जानते हैं कि जब भारत में आधुनिकता के मूल्य कम थे, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल की हम बात करते हैं, तो उस समय जो न्याय करने का कार्य था वह राजा में ही निहित था। यानी कि राजा जो करे वही न्याय है, इस तरीके के सिद्धांत पाए जाते हैं। राजा शासन का संचालन भी करता था, न्यायिक व्यवस्था का भी कार्य करता था, और उसे ऐसा माना गया कि जैसे राजा है वह ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, महाराजा अधिराज देवपुत्र, मतलब ऐसी अवधारणाओं से यह प्रूफ कर दिया गया कि राजा ही न्याय का कार्य करेगा। प्राचीन काल में भी सब ऐसे चलता रहा। फिर मध्यकाल आया, यानी कि जिसे हम मुस्लिम राज्य या ऐसे कुछ नामों से कोड कर सकते हैं। उस समय भी यही आया कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह नियामते खुदा, यानी कि जो सुल्तान है, जो राजा है, वह जो किंग है, वह ईश्वर का प्रारूप है या ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने उसे भेजा है न्याय करने के लिए। फिर हम अगर आधुनिक काल में देखें तो बेसिकली हम इस आधुनिक काल को जब इंडियन जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यह समय जो है अंग्रेजों का है। तो अंग्रेजों ने भी कुछ समय तक व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जैसे सिद्धांतों के आधार पर यह प्रूफ करने का प्रयास किया कि हमें खुदा ने, यानी कि हमें ईश्वर ने भेजा है, ईसा मसीह ने भेजा है न्याय करने के लिए। तो ऐसे कुछ चलता रहा। लेकिन जब कंपनी की स्थापना भारत में हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद उसमें बहुत सी विसंगतियां आई, बहुत से भ्रष्टाचार का पनपने लगे, समस्याएं बढ़ने लगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाए। उसी को बेस बनाते हुए 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और वह कोई बहुत विस्तृत क्षेत्राधिकार को नहीं रखता था। विस्तृत क्षेत्राधिकार इन द सेंस कि पूरे भारत में उसका जो न्यायिक क्षेत्र था वह लागू नहीं था। न्यायिक क्षेत्र लागू नहीं था, इसका मतलब लोग वहां अपील नहीं कर सकते थे। फिर सने सने कुछ ऐसे कार्य किए जाते रहे, लेकिन एक लैंडमार्क डिसीजन तब लिया गया जब 1935 के कानून के तहत 1937 में एक संघीय यानी कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का निर्माण किया गया। और आज का हमारा जो संघीय या सुप्रीम कोर्ट है, उसी संघीय न्यायालय को रिप्लेस करके इसका निर्माण किया गया। तो हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, यह हम कह सकते हैं कि इसकी पूर्ववर्ती संस्था 1935 के एक्ट के तहत 1937 में स्थापित की गई, उसी को इसने रिप्लेस करके अपना स्थान बनाया। ये थोड़ा सा सामान्य पहलू था। और इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है कि जो देश में न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था की स्थापना ही क्यों? तो जो परेशानियां हों, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो न्याय करना, लोगों में भय का वातावरण पैदा करना। न्याय का मतलब ये नहीं होता कि जब कोई घटना घट जाएगी उसके बाद न्याय कर दिया जाएगा। न्याय का प्राइमरी उद्देश्य यही होता है कि ऐसी स्थिति को जनरेट करना जिसे राजनीति की भाषा में डिटरेंस कहा जाता है, यानी कि भय उत्पन्न कर देना। जैसे कोई एक अत्याचारी है, कोई रेपिस्ट है, उसको भरे चौराहे पर दंड दिया जाए। दंड में ऐसा दंड दिया जाए कि आने वाली उसकी पीढ़ी और जो जो देख रहे हैं, और वह ऑन रिकॉर्ड हो जाए कि अगर कोई रेपिस्ट मानसिकता वाला व्यक्ति उस दंड के बारे में सोचे, दंड इतना कठोर हो कि देखकर लोगों की रूह कांप जाए। कोई किसी रेपिस्ट को भरे चौराहे पर गरम तेल के कड़ाहे में डाल के उसको फ्राई कर दिया जाए, गोली नहीं मारा जाए, फ्राई कर दिया जाए धीरे आंच पर कि कुछ देर तक उसमें फ्राई होता रहे। वो इस तरीके की व्यवस्था करना कि लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाना, ये राजनीति शास्त्रियों के अनुसार न्याय करने की या न्याय का वातावरण बनाने की सर्वोपरि व्यवस्था है या सर्वोपरि प्रक्रिया है। तो देश में न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए, न्यायिक व्यवस्था को लागू कराने के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है।
अब हम अपने जो मेन स्ट्रीम है आज की, और मेन स्ट्रीम में हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। हमने पहले ही बता दिया है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम पाया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी संरचना है, इस टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होंगे, फिर लोअर कोर्ट होंगे, फिर इसी में सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बनाए जाएंगे। क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बनाए जाएंगे। और इसी हाई कोर्ट के स्तर पर कुछ पर्यावरण से संबंधित कोर्टों का भी निर्माण कर दिया जाता है, ताकि वह पर्यावरण से संबंधित, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से संबंधित विवादों का निराकरण कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, इसके निर्णयों को फिर से चुनौती दी जा सकती है। फिर इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट होता है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दिया जाता है, विलेज कोर्ट बना दिया जाता है, और फैमिली कोर्ट बना दिया जाता है। तो आज इन सब के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद इन सब के बारे में संपूर्ण चर्चा कर लेंगे। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर कितने 124 से लेकर 147 तक, इस चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि प्राइमरी चीज है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बातों का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर होगा भाग 5। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसद का भी प्रावधान भाग 5 में ही किया गया है। अगर प्रश्न बने कि अनुच्छेद कौन से हैं, तो 124 से लेकर 147 तक हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। अभी हमने बताया कि जो 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय बना था, उसी को 28 जनवरी 1950 को रिप्लेस किया हमारे देश का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और भारत में एक नए न्यायालय की स्थापना हुई और भारत के न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया एज अ सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में। भाई न्यायालय स्थापित हो गया, न्यायालय को चलाएगा कौन, न्यायिक व्यवस्था का हेड कौन होगा? तो हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से मतलब कि कहीं भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा उत्तर है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज और जजों का जो अध्यक्ष होता है, उसे ही हम सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति में प्रेसिडेंट अपने स्वविवेक से कार्य करता है? स्वविवेक का मतलब कि उसे जो मन करे वो कर सकता है, यानी कि जिसका मन आया उसी को उसने शपथ दिलवा दिया, ऐसा नहीं है। जो हमारा देश का राष्ट्रपति है, वह मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, अभी हम बताएंगे संख्या कितनी है, उनकी नियुक्ति कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्लियर, क्या कार्यपालिका किसी भी जज को मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में है उनको नियुक्त कर देती है? ऐसा भी नहीं है। इसको यहीं पर स्टॉप करिए। जजों की योग्यता हम इसके बाद अध्ययन करेंगे। अब मेन प्रश्न उठता है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किस आधार पर होती है? कि क्या आधार है कि उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न है कि जिसमें राजनीति ने अपना हस्तक्षेप किया और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक मर्यादा थी वह भी कुछ समय के लिए भंग हुई। और राजनीतिक की मर्यादा तो भंग होती ही रहती है, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि राजनीतिक मर्यादा भंग हो जाए। जिसको जो समय
पर अच्छा लगता है वह कर लेता है, भले वह अच्छा हो या बुरा। प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है, प्रश्न हमारी न्यायपालिका पर जो धब्बा है, जो उसकी विसंगति है वह है। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बड़ी अच्छी परंपरा चलाई, एक लोकतांत्रिक परंपरा चलाई। उन्होंने कहा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे ही नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज हो। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि जो सीजीआई होगा उसकी नियुक्ति उन्हीं लोगों में से की जाएगी, उन्हीं जजेस से की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यानी ये इसका मतलब ये हुआ किसी हाई कोर्ट के जज को देश का सीजीआई नहीं बनाया जा सकता। अगर हाई कोर्ट के किसी जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो पहले उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना पड़ेगा, यह भी क्लियर। तो नेहरू जी ने एक बड़ी अच्छी परंपरा, जिसे हम लोकतांत्रिक परंपरा भी कहते हैं, उन्होंने चलाया। उन्होंने कहा देखिए हम उसे ही नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों में सबसे सीनियर होगा, सबसे वरिष्ठ होगा। बड़ी अच्छी परंपरा है थी, चलती रही। लेकिन कुछ समय बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया, और भूचाल आप एक पिक्चर देखिए उससे आया। भूचाल इन साहब की वजह से आया। आप देख रहे हैं ना केशवानंद भारती जी को, ये बहुत शांति से बैठे हैं। ये भाई साहब सरकार को इतना परेशान किए कि इंदिरा जी शांति से बैठ नहीं पाई, और इन्हीं की वजह से, और अगर मैं ये शब्द कह रहा हूं इन्हीं की वजह से, तो इसके महत्वपूर्ण इसके पीछे तर्क है। आप जानते हैं केशवानंद भारती केस आया था, और केशवानंद भारती केस के तहत भारत में या भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन जोड़ा गया, और बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया कि सरकार ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल भावना से विरुद्ध हो। सिंपल भाषा में बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा यह कहता है कि यह एक प्रोग्रेसिव विचार है जो इस बात की ओर इंडिकेशन करता है, संकेत करता है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों को हटा देने के बाद संविधान संविधान नहीं बल्कि एक मृत प्राय पुस्तक की भांति हो जाएगा। कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे लोकतंत्र, अब संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा दीजिए, राजशाही ला दीजिए, क्या मतलब रह गया संविधान का? संविधान में स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, हटा दीजिए संविधान से कि अब किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। संविधान में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति जी सकता है, जो कपड़ा चाहे वो पहन सकता है, रात को 12 बजे भी सो सकता है, सारी रात जग सकता है। आप हटा दीजिए कि हम संविधान से इसको हटा देते हैं, क्या मतलब रह गया संविधान का? किस लिए संविधान है? संविधान इसीलिए तो है कि सरकारें ज्यादती नहीं कर पाएगी। जब संविधान नहीं था तो क्या होता था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था, कर दिया जाता था। मध्यकाल में जिसको जो मन आता था वो करता था, प्राचीन काल में जिसको जो मन आता था वही करता था। नागरिकों के अधिकारों की कोई बात नहीं। अरे जब अधिकारों की बात हुई तभी तो संविधान बना, और संविधान से आपने ऐसे प्रोविजंस को ही हटा दिया जो संविधान को संविधान बनाते हैं। इसलिए केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ ने या निर्णय दिया, और 13 जजों की पीठ ने निर्णय नहीं दिया बल्कि उसमें 13 जज थे, और 13 जजों में से 7 ऐसे जज थे जिन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और 6 जज थे उन्होंने कहा नहीं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मतलब ये सरकार का समर्थन कर रहे थे। और आप जानते हैं कि बहुमत से निर्णय जो होगा वही माना जाएगा। 7 जजों ने कहा ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, 6 जजों ने कहा नहीं होना चाहिए। 6 जजों के प्रति सरकार की सहानुभूति हो गई कि देखिए हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और 7 जज जो थे उनके प्रति सरकार दुर्भावना से ग्रसित हो गई। और सरकार की दुर्भावना से ग्रसित होने का मतलब कि मुख्य जजों की नियुक्ति में इंटरफेयर शुरू, क्योंकि ऐसे तो कोई व्यवस्था साफ साफ लिखी नहीं गई थी संविधान में। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है कि आप अनुच्छेद 1 से शुरू किए और जितने 395 हैं, गणना की दृष्टि से 495 है समथिंग, आप उसको रट डाले। अरे इससे पेपर सब नहीं हल होगा भाई।
आपको समझना पड़ेगा। कहां से लाओगे अभी कोलेजियम व्यवस्था? किस संविधान में लिखी गई है? किस आर्टिकल में कोलेजियम लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है। आप संविधान पढ़ते रहिए, कोलेजियम कभी जान ही नहीं पाएंगे। कोलेजियम नहीं जान पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संग्रह मात्र नहीं है, यह समझने की विषय वस्तु है, जिसके लिए हम जैसे टीचर रोज चिल्लाते हैं। तो 13 जजों की बेंच में 6 जजों की सहानुभूति हो गई सरकार के प्रति, और सरकार की भी सहानुभूति हो गई इन 6 जजों के प्रति। और यह जो सहानुभूति है ना, ये भारतीय संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई ना, एक ऐसा कलंकित धब्बा है जो है दिखाता है कि सरकार के सामने कुछ जज जो थे वो अपने घुटने टेक दिए। मैं भी मेरे पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन समझाने से मैं तर्कों को देने से नहीं घबराऊंगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो दंड है वो स्वीकार है। तो इसमें से जो 7 जज थे, अभी तक नेहरू के समय तक क्या हुआ कि एक परंपरा बनाई गई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। लेकिन जब ये केशवानंद भारती केस आया तो इसमें से 7 जज सरकार के अपोजिशन में थे, और यही जो 7 जज थे, आप एक इधर देखिए, इन 7 जजों में से नंबर किसका था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का? हेलेट, ग्रोवर, हेगड़े, इन 3 वरिष्ठ जजों को जज बनना था। कहां का? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो भी चीफ जस्टिस। लेकिन अजित नाथ रे को बना दिया गया, और अजित नाथ रे को इसलिए बना दिया गया कि भी आपने देखा बेसिक स्ट्रक्चर में ये कहते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज संविधान में नहीं होनी चाहिए, जज महोदय। तो अब जब ये कहे तो सरकार की इनके प्रति सहानुभूति हो गई, और चीफ जस्टिस इंडिया बनना कोई मामूली बात नहीं, भारत की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पद है। सबकी इच्छा होती है, सारे जज चाहते हैं कि हम बन जाएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खैर कौन बनता है कौन नहीं बनता वो तो समय समय पता ही चलता है। तो इन 3 जजों ने कहा कि देखिए, न्याय व्यवस्था में हम हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम कुछ तो कर तो नहीं सकते, क्योंकि नियुक्ति तो सरकार की कार्यपालिका और कार्यपालिका के आदेश पर राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। लेकिन ठीक है, हम एक अन्याय नहीं सहेंगे और अन्याय के खिलाफ हम खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी जगह से, मतलब अजित नाथ राय जो सीजीआई थे, इन्होंने पद स्वीकार भी कर लिया, यानी कि इन 3 जजों का इन्होंने साथ नहीं दिया। मर्यादा तो यही थी कि साफ साफ बोलते, ठीक है हमने बेसिक स्ट्रक्चर में इन 7 जजों के अपोजिशन में मत दिया था, वो हमारा मत था, हमें इसके लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन एक जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवस्था है उसमें सरकार इंटरफेरेंस ना करे। अगर सरकार इंटरफेरेंस नहीं करती तो कोलेजियम जैसी व्यवस्था शायद ना ही आती। अभी आगे आपको कोलेजियम बताएंगे, क्योंकि कोलेजियम प्रणाली के आधार पर ही अब सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, जिससे कहा जाता है कोलेजियम भाई भतीजावाद। जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। सारी पोस्टों के लिए एग्जाम की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ऐसा कोई आईएएस, पीसीएस, स्टेट एग्जाम, टेट, सुपर टेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, और विश्व में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं पाई जाती। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि जज ही जज की नियुक्ति करें। लेकिन भारत की न्यायपालिका अलग है भाई, और अलग होने के लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। अगर सरकार शायद इंटरफेरेंस नहीं करती है इस केस में, अजित नाथ राय को अगर नहीं बनाती सीजीआई, तो शायद कोलेजियम नहीं आता, कुछ और स्वरूप होता। लेकिन अजित नाथ राय तो स्वीकार कर लिए, लेकिन इसके बाद कुछ और भी महान जज हुए जिन्होंने कहा नहीं, आपने इंटरफेरेंस किया, हम आपको ऐसा अलग करेंगे ना कि आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जजों की नियुक्ति करने में। मोदी साहब भी कोशिश किए
99वां संविधान संशोधन बना के कि थोड़ा हमको स्थान मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अजितनाथ रे का प्रकरण और आगे भी एक जज है उसको भी बताएंगे, इन दोनों प्रकरणों ने हमें बता दिया है कि आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, कल और किसी के साथ अन्याय होगा, और हम न्यायपालिका हैं, हमारा काम न्याय देना है, और न्याय का मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सहेंगे। मोदी साहब ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक नहीं है, आपका जो एनजेसी है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको असंवैधानिक घोषित कर देती हूं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मोदी साहब भी शांत पड़ गए, क्या कर सकते बेचारे। तो पहला जो समस्या आई कि जजों के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको जब सीजीआई बनाया जाएगा तो वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन किया, और हेलेड ग्रोवर हेगड़े की वरिष्ठता के बजाय अजित नाथ राय जो वरिष्ठता में चौथे नंबर पर थे, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर इसी तरीके से 1977 में AR खन्ना की जगह HM बेग को सीजीआई बनाया गया। इसके लिए भी जरा एक पिक्चर देखिए आप। ये है खन्ना साहब, और इनकी जगह किसको बनाया गया? बेग जी को। इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? देखिए, जो मजबूत नेता होगा वही करेगा पॉलिटिक्स, ये भी एक सत्य है। जब प्रचंड बहुमत मिलेगा, हमने आपको बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या बोलते हैं, इसका दुर्गुण क्या है? ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। जब किसी को प्रचंड बहुमत मिलेगा तो वो सबके लिए, अगर ठीक ठाक राजा नहीं है, मतलब ठीक ठाक प्रधानमंत्री नहीं है, तो सबके लिए परेशानी करेगा। नेहरू जी की तरह नहीं कि वो बोले ठीक है लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए, न्यायपालिका अपना कार्य करे। उसके बाद अभी आप देखिए, इंदिरा जी को बहुमत मिला, वो क्या करी? मोदी जी को बहुमत मिला, क्या करी? लेकिन मोदी जी ने तब भी एनजीएसी को कहा ठीक है, नहीं है, हटाइए, शांत पड़ गए। बीच बीच में कभी लेखों आ जाते हैं तो फिर एनजीएसी करंट में आ जाता है, लेकिन उसके बाद अभी मोदी जी शांत हैं। मोदी जी मतलब कार्यपालिका, मतलब संसद शांत है एनजीएसी के बाबत। लेकिन अब याद करिए 25 जून 1975, कुछ याद आया क्या? 21 महीने की इमरजेंसी, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अच्छा, भारत में रात में ही ज्यादा काम होते हैं, सारे अच्छे कामों के लिए रात ही समय चुना जाता है। नोटबंदी रात में, सर्जिकल स्ट्राइक रात में, इमरजेंसी रात में। तो इंदिरा जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, और फिर इन साहब के ऊपर यह आपातकाल आपात से कम नहीं हुआ। आपात से कम होने का मतलब बेचारे का नंबर था कि अब हम सीजीआई बनेंगे, लेकिन फिर इन्होंने, बगावत तो नहीं कहना उचित होगा, एक कानून की मर्यादा, संविधान की मर्यादा का पालन करने के लिए ये साजिश का शिकार हुए। साजिश का शिकार इसलिए हुए कि इनका क्रम था सीजीआई बनने के लिए, लेकिन बेचारे बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? जब इमरजेंसी लगाई गई थी, और इमरजेंसी इसलिए लगाई गई कि भारत में बड़ी अशांति है, और जब अशांति है तो कुछ लोगों को जेलों में डाल दिया गया, और एडीएम जबलपुर केस आया। इस एडीएम जबलपुर केस में सुनवाई हो रही थी, तो जो एक थे सुप्रीम कोर्ट के जज भगवती साहब, PN भगवती, ठीक है, और ये जो हंसराज खन्ना जी थे, PN भगवती, और इन लोगों के सामने मामला आया कि क्या एक आदमी था, उसको बंदी बना लिया गया था, उसने रिट दायर किया। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। रिट जारी करने में क्या है, किसी को पकड़ लिया गया है तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिटें जारी कर जाती है। अगर किसी को बंदी बना लिया गया तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करी जाती है। तो मामला गया इन लोगों के सामने कि क्या आपातकाल में किसी को बंदी बनाया जा सकता है, और बंदी बनाया जा सकता है तो क्या संविधान में जो अनुच्छेद 32 और 246 के तहत हमारी न्यायपालिका को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, क्या उसके तहत वह रिट जारी कर सकता है अथवा नहीं? तो जो ये खन्ना साहब थे, इन्होंने कहा हाँ जारी किया जा सकता है, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते थे। दो अन्य जो जज थे, जिसमें PN भगवती भी शामिल थे, PIL वाले भी आगे बताएंगे, इन्होंने कहा नहीं नहीं, सरकार ने सही काम किया है, मतलब देख रहे हैं। फिर सरकार का समर्थन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का निर्माण क्यों?
न्याय देने के लिए। न्याय किसको? नागरिकों को और व्यक्तियों को। सरकार ने व्यक्ति को बंदी बना लिया, इसे कमरे में रहिए, बाहर नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न्याय का कार्य दिया गया था। पीएन भगवती सहित जो अगले जज थे उन्होंने कहा ठीक किया सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बोल रहे थे, अब इनको कुछ बंद कमरे में रखिए। लेकिन खन्ना साहब ने कहा नहीं, ये गलत है। आपातकाल में भी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अरे भाई आपातकाल लगा तो खाना नहीं खाएंगे? आपातकाल है तो कहीं सब्जी लाने जाना है, सब्जी नहीं लाने जाएंगे? किसी की तबीयत खराब हो गई, वो दवा नहीं लेगा? खन्ना साहब ने कहा नहीं गलत है, लेकिन कर क्या सकते थे, बहुमत से निर्णय होना था। खन्ना साहब विलेन बन गए, और विलेन बने तो उत्तर क्या मिलता था? उत्तर वही मिला जो अभी केशवानंद भारती केस वाले में मिला था। इंदिरा जी ने कहा अच्छा बहुत मुझसे मतभेद रख रहे हो, कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ कि मतभेद का परिणाम क्या होगा। और मतभेद का परिणाम यह हुआ कि खन्ना साहब को सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनना था, एक खन्ना साहब है, लेकिन नहीं बनाया गया। तो आप देख रहे हैं 2 बार ऐसी अवस्था आई जब राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो एक नेहरू जी के द्वारा और एक विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनने की, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको तबाह किया गया। न्यायपालिका ने इससे सीख लिया कि ठीक है, पीएन भगवती और ये 3 जज हेलेट ग्रोवर और हेगड़े ने जो एक अपारदर्शी काम किया है, मे भी वो सही था, वो तो यही सब जाने, या राजनीतिक भाषा के जानकार, संविधान के जानकार तो यही कहते हैं कि इट्स व्हाट नॉट राइट, या सही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने कहा यही सही है, हम भी मान लेते हैं, चलो यही सही है। तो जो एक परंपरा थी उसको तबाह कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी के समय प्रश्न बनता है कि क्या हमेशा ही इस बात का पालन किया गया कि वरिष्ठ जज को ही सीजीआई बनाया जाएगा? तो एक अपवाद आया। एक जज साहब थे, वो जज साहब थे जफर इमाम। कौन? जफर इमाम। इनको सीजीआई बनना था, लेकिन इनको मेडिकल कारण से और यानी कि इनको पैरालिसिस हो गया। तो देखा गया कि अभी एफिशिएंसी से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो गजेंद्र गडकर साहब को भारत का सीजीआई बना दिया गया। वरिष्ठता का तो उल्लंघन हुआ, लेकिन अब जब कार्य नहीं कर पाएंगे तो सीजीआई को किस लिए बनाया गया है? निर्णय देने के लिए। भारत की जुडिशरी का सबसे उच्च ऑफिसर या उच्च पद को धारण करने वाला व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा तो उसे जज बनाना ठीक नहीं। इसलिए इस अवस्था में एक अपवाद किया गया था, और नेहरू जी का समय और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी थोड़े समय के लिए बने। तो इस समय तक न्यायपालिका बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी, न्यायपालिका का बहुत राजनीतिकरण नहीं हुआ। लेकिन इंदिरा जी ने पूरा राजनीतिकरण कर दिया। उनको अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो आप चाहे सीजीआई हो, चाहे आप जज हो, उनके सामने आप कुछ नहीं है। ऐसी उनकी मनोवृत्ति थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं इन सब बातों को बताने का मतलब कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इन सब बातों को बताना इसलिए उचित है कि इन्हीं सब बातों के कारण ये सब बातें हुई, नहीं शायद कोलेजियम भी नहीं बनता। अब हम चलते हैं कि न्यायपालिका जगी, उसने सोचा कि चलिए 2 स्थिति में कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के सामने घुटनों को टेक देगी तो भारत में न्याय व्यवस्था तबाह हो जाएगी। और जब हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था अपरिहार्य और अनिवार्य है और सबसे ऊपर है। इसलिए न्यायपालिका को अपनी मर्यादा का ध्यान आया और उन्होंने एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन दिया कि मोदी जी जैसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी उस निर्णय को पलट नहीं पाई। पलटने की खैर कोशिश एनजेसी के माध्यम से की गई। चलिए आगे देखते हैं। कोलेजियम की उत्पत्ति। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस बनाम भारत संघ 1993 में कहा गया कि एक कोलेजियम होगी, और कोलेजियम में 2 बातें मुख्यतः कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है उसे ही भारत का सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अगर प्रश्न राइज किया जाए कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का सीजीआई वरिष्ठ जज ही बनाया जाएगा, तो आप इस केस को जरूर याद करें। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, और सन क्या था? 1993। अभी प्रश्न नहीं बना है इस केस को लेकर, लेकिन मे भी फ्यूचर में बन सकता है। सिलेबस का पार्ट है
जुडिशरी का पार्ट है, या कोई नहीं बता सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जो सिलेबस गिवन है उसकी कामाबिंदी जो भी है वह हमें आनी चाहिए। तो इसी में कॉलेजियम की उत्पत्ति हुई, और इसमें जो कॉलेजियम थी वह कितने सदस्य थी? इसमें जो कॉलेजियम थी वह इसमें जो कॉलेजियम थी वह 3 सदस्य और प्लस 1 सदस्य, यानी कि 4 सदस्य हो गई। 3 सुप्रीम कोर्ट के आदर्श जज थे और 1 सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे। और इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो वरिष्ठ होगा, और अन्य जजों की नियुक्ति जिसको हम आगे पढ़ेंगे वह कॉलेजियम के आधार पर किया जाएगा। कॉलेजियम डिसाइड करेगी किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना है। और अगला एक केस और जान लेते हैं 1998 का। इसमें जो कॉलेजियम थी बस कुछ खास व्यवस्था नहीं की गई, बस एक जज की संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि वर्तमान में जो कॉलेजियम व्यवस्था है कुछ इस प्रकार है। वर्तमान की जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसमें 5 सदस्य हैं। एक है इसका अध्यक्ष जो भारत के सीजीआई महोदय होंगे, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और यह जो है 1998 के केस से आई, और जब 4 सदस्य थी तो उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब थे सीजीआई और 3 आदर्श सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो आई थिंक आप कॉलेजियम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, और कब कब जो नेहरू के द्वारा एक बहुत ही सुंदर परंपरा भारत में स्टार्ट की गई थी उसका उल्लंघन हुआ, उसके केसेस क्या थे, और भारत में सुप्रीम कोर्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके पूर्व हमने बताया कि इससे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था, और न्यायिक व्यवस्था का निर्माण क्यों किया गया। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक सामान्य पहलू जिसमें हमने किस भाग में, किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका भी अध्ययन आपको कराया। हमें उम्मीद है कि आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही सरल और सहज रूप से समझ में आई होगी, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण